2020 में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं खास मेहमान इंजीनियर राजकुमार सिंह। आइए उनसे करते हैं खास बातचीत। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दें। हमारे साथ सभी श्रोतागण बंधुओं को इंजीनियर राजकुमार सिंह का नमस्कार। मैं एक किसान का बेटा हूँ और यहीं मधुबनी ज़िला में मेरे पेरेंट्स रहे हैं और पढ़ाई लिखाई के बाद मैं बाहर चला गया था और देश विदेश में काम किया और देश विदेश में काम करने के बाद मैं वापस पिछले 10 साल से विद्वास पंचायत में एक विद्यालय चला रहा हूँ। उसका नाम है विवेक इंटरनेशनल आवासीय विद्यालय और यही मेरा कार्य क्षेत्र है। शिक्षा मेरा मेन यूनिवर्सिटी है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने शिक्षा के बदौलत मैं जो भी समाज को दे सकूँ करता हूँ। सर, आप इतने साल विदेश में रहे और अभी आप स्कूल चलाते हैं, शिक्षाविद हैं, फिर अचानक आपको पॉलिटिक्स में आने का क्या कारण हुआ? आपकी स्पेशल रुचि यहाँ कैसे आपका रुझान हुआ, ये उसके बारे में बताएं हमें कुछ। देखिए वंदना, पॉलिटिक्स किसी भी सोसाइटी का अभिन्न अंग है। पॉलिटिक्स को और सोसाइटी को अलग नहीं किया जा सकता है, एक दूसरे पर दोनों निर्भर है। राजनीति अगर सही है तो सोसाइटी खुशहाल होगा, राजनीति अगर सही नहीं है तो सोसाइटी खुशहाल नहीं होगा। चाहे कितने भी विद्वान हो जाएं, कितने भी लोग पैसे वाले हो जाएं, लेकिन सोसाइटी में सामंजस्य नहीं होगा, खुशहाली नहीं है। तो मैं भी समाज की खुशहाली के लिए ही यहाँ आया हूँ और मैं शिक्षा की बदौलत मैं जो भी कर रहा हूँ करता रहूँगा, लेकिन राजनीति से भी जुड़ना उतना ही जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति से जुड़ाव होना चाहिए और है। तो इसलिए राजनीति कोई नई चीज़ नहीं है कि हमें नहीं आना चाहिए, सबको आना चाहिए और तभी प्रजातंत्र की जो असली जो स्वास्थ्य है तभी बनी रही। तो कहावत है कि इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, यानी आदमी जब तक विजिलेंट है तभी तक स्वतंत्रता रहेगी, तभी तक डेमोक्रेसी रहेगा, नहीं तो आदमी गुलामी की तरफ बढ़ जाता है। इसीलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि राजनीति में रुचि रखें, सही राजनीति करें और सोसाइटी में जो भी योगदान करें। इसलिए मैंने भी इसमें मैं योगदान दिया हूँ और मैं ऐसा नहीं कि आज मैं राजनीति से जुड़ा हूँ, मैं अपने छात्र जीवन समय में भी काफ़ी मैं सक्रिय रहा हूँ और जहाँ जितना संभव हुआ है मैं राजनीति से जुड़ा रहा हूँ। सर, आपने जैसे कि बहुत विभिन्न देशों में बहुत सारा समय बिताया है और विभिन्न राज्यों में भी आपने बहुत सारा समय बिताया है। बहुत जैसे कि आपने बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स लाइफ से ही आप राजनीति से जुड़े रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। तो बाकी जगह की राजनीति और बिहार की राजनीति में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? देखिए राजनीति की सबसे पहले परिभाषा क्या है। राजनीति को दुर्भाग्य से अपने देश में और ख़ासकर बिहार में गलत रूप में लिया गया है और गलत रूप में इसका गलत रूप बन गया है, एक तरह से विकृत रूप बन गया है राजनीति का। और ये इसीलिए हुआ है कि इसमें जो राजनीति का जो महत्व है वो समझने वाले लोग नहीं आए हैं और ख़ास करके जिनको आना चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं आए हैं। जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं आए हैं, तो पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो कोई अपर लोग आएंगे, कोई ना कोई तो राजनीति में आएगा, क्योंकि प्रजातंत्र का जो सिस्टम है उसको तो चलाना है, जो संविधान है उसके अनुसार प्रतिनिधित्व तो देना है और उसको ही देश चलाना है। तो राजनीति में बहुत खामियां हैं बिहार की राजनीति में, मैं कह रहा हूँ, और उसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर उसमें सुधार नहीं हुआ तो हम लोग और पीछे जाते जाएंगे और गुलामी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और हम गुलामी में चले जाएंगे। अब जहाँ तक आपने जो पूछा है दूसरे जगह का, मैं इंडिया की बात नहीं करूँगा खास करके, क्योंकि इंडिया और बिहार में थोड़ा बहुत फ़र्क है। मैं अगर थोड़ा दूसरे और दूर से
तुलना करूँ तो हमें सही में नज़र आएगा कि हम लोग राजनीति में कैसे हैं, कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। आप तो दूसरे देश की राजनीति को देखें, अमेरिका का देखें, कनाडा का देखें, इजराइल का देखें, या कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ जाकर आप देखिए, तो जो आदमी पॉलिटिक्स में रहता है, पॉलिटिशियन है, उसकी रोजी रोटी पॉलिटिक्स से नहीं चलती है, उसका रोजी रोटी अपना काम से चलता है। ऐसे कई प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपना दिन में वो राजनीति का काम करते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री लोग हुए हैं, वो दिन में काम करते हैं देश के लिए, और जब समय बचता है तो अपने गुजारा के लिए वो खेत में काम करते हैं। अपने यहाँ दुर्भाग्य से क्या हो गया कि राजनीति को ही खेती मान ली गई, और यही दुर्भाग्य है कि कोई भी राजनीति में आता है तो उसका यही मकसद रहता है कि हम कितना पैसा कैसे जमा कर लें, और ताकि हमारा खानदान दर खानदान चलता रहे। और इसीलिए ये बहुत विकृत रूप ले लिया है राजनीति, और इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। तो अब सुधार कैसे होगा? यही सोच बदलना होगा, शिक्षित लोगों को आना होगा, और तभी ये राजनीति बदलेगी। और इसमें पब्लिक का भी कुछ कह सकते हैं एक तरह से कमी हुई है। पब्लिक भी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि हम जो राजनीतिक लोगों को जो भेजते हैं, हम जो पॉलिटिशियंस को यहाँ से पार्लियामेंट में या सदन में, विधानसभा में भेजते हैं, तो हम कैसे को भेजते हैं, किस आधार पर भेजते हैं, हम चुनते कैसे हैं, वो वहाँ कहीं न कहीं पब्लिक भी चुपती जा रही है। और इसका परिणाम है कि हमारा डेमोक्रेसी नाम के लिए रह गया है। जैसे सर आप बता रहे हैं, आपने कंपेयर किया दूसरी जगह की राजनीति और यहाँ की राजनीति में, तो जैसे कि आपका जो क्षेत्र है बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र, वो मधुबनी जिले के सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। तो आप हमें बताएं कि इस क्षेत्र की आवश्यकता क्या है, मूलभूत क्या आवश्यकता है लोगों की? देखिए वंदना, मैं उससे पहले थोड़ा सा आप लिख दूँगा कि मैं तो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और इसी मिट्टी से पल बढ़ करके आगे भी गया हूँ, देश विदेश भी गया, बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले मेरे को काम करने का, दुनिया देखने का मौका मिला। लेकिन मैं जब अपना लगा कि मैं अपने कैरियर में अपना काम कर चुका हूँ, मेरे को कुछ और काम करना चाहिए ताकि मेरी जो सहभागिता है वो बढ़े समाज के लिए, तो मैंने गांव चुना। गांव चुना जबकि जब रिटायरमेंट की स्थिति होती है तो लोग सोचता है घर में बैठ करके आराम से खाएं पिएं सोएं और क्यों कष्ट लेना है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने यही सोचा कि नहीं, रिटायरमेंट की कोई चीज़ नहीं होती है, अब मैं गांव में कुछ करूँगा। और गांव में भी मैं ऐसा जगह, जैसे मेरा ओरिजिनल घर कमलाबाड़ी है जो कि जयनगर के पास है, लेकिन मैं उसको ना चुन करके मैंने गिदवास पंचायत को चुना, क्योंकि गिदवास पंचायत लदनिया ब्लॉक का भी सबसे पिछड़ा हुआ पंचायत है। तो मैंने उस जगह को चुना क्योंकि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ करना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय ही सही, मैं विद्यालय ही चला रहा हूँ, तो यहाँ इसीलिए चला रहा हूँ कि यहाँ के गरीब बच्चे यहाँ पढ़ पाते हैं। आवासीय विद्यालय जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ सब मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, सब्जी बेचने वाले के बच्चे पढ़ते हैं, लेबर के बच्चे पढ़ते हैं। तो उनको एक हम अच्छा योग्यता दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, इसीलिए कि ये बहुत पिछड़ा हुआ है। और होता क्या है, जितने लोग हैं, जितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग उल्टा करते हैं कि वो गांव से शहर भागते हैं। और ये जब तक माइग्रेशन ये उल्टा नहीं होगा, जब तक शहर से लोग गांव नहीं आएंगे, तो गांव का विकास नहीं होगा, गांव खाली होते जाएगा, गांव में गरीबी बढ़ती जाएगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं कुछ हटके करूँ। सर अभी शिक्षा के बारे में बता रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको काम करना है, रिवर्स माइग्रेशन के बारे में बता रहे थे, और बाकी क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन पे बहुत काम करना जरूरी है, इसके विषय में बताएं। देखिए वंदना, जैसा कि मैंने कहा, ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, और बहुत पिछड़ा हुआ है। ये सिर्फ मतलब ये पंचायत की बात ही नहीं है, पूरा कहे मधुबनी जिला की बात है। बाबूबड़ी तो है ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा है, लेकिन मधुबनी जिला भी बहुत आगे नहीं है, थोड़ा थोड़ा 19-20 का फर्क है। यहाँ पर जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो
यहाँ सबसे जरूरी है कि देखिए पूरा बाबूगढ़ी क्षेत्र में, इसमें 3 ब्लॉक आते हैं, चाहे बाबूगढ़ी हुआ, लदनिया हुआ और खजौली हुआ, इन तीनों में जाकर देख लीजिए कि एक भी स्वास्थ्य केंद्र सही नहीं है। डॉक्टर वहाँ नाम के लिए रजिस्टर पर है, कुछ स्टाफ हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आप जाकर देखिए एक भी पेशेंट नहीं है, रुई और सुई के अलावा कुछ नहीं है उसमें। तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं, 0 लेवल में है। तो वहाँ तो पूरा बहुत कुछ स्वास्थ्य में करना है। देखिए कम से कम ऐसा इतना तो होना चाहिए कि गांव घर में, इस क्षेत्र में लोगों को जो मूलभूत दिक्कतें हैं स्वास्थ्य की, बीमार पड़ते हैं लोग, डॉक्टर से दिखाना है, प्रसूति का काम होता है, प्रसव का काम होता है, ये सब भी की सुविधा नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ा काम है कि उसको करना है। ये तो स्वास्थ्य के बारे में हुआ। शिक्षा के बारे में देख लीजिए, कहीं कोई स्कूल नहीं चल रहा है। स्कूल मकान बन गया है, वो भी मकान कैसे बना है भगवान भरोसे है, कभी भी गिर सकता है, एक भूकंप का झटका सारा बर्बाद कर देगा। लेकिन शिक्षक नहीं है, सिर्फ खिचड़ी पर बच्चे चल रहे हैं, वो भी खिचड़ी के लिए भी अब तो पैसे मिलेंगे बच्चों को। तो क्या बच्चा पैसा कमाने का जरिया है? बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को शिक्षा की जरूरत है। अगर हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो अपने ज़िंदगी का गुजारा कर लेंगे। तो ये सोच जो है गलत है और इस सोच में बहुत बदलाव की जरूरत है। शिक्षा को बहुत प्राथमिकता देनी पड़ेगी, स्वास्थ्य शिक्षा। और तीसरा चीज़ जो यहाँ मैं खास कर देख रहा हूँ, जितने ब्लॉक हैं, जितने सरकारी काम हैं, कहीं पर कोई बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहा है। चाहे वो प्रशासन का कोई भी विभाग ले लीजिए, किसी तरह का विभाग ले लीजिए, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। पब्लिक का काम, जरूरत वाला काम भी है, इमरजेंसी कंडीशंस में भी बिना घूस लिए काम नहीं हो रहा है। ये तो खत्म हो गया है सिस्टम, मतलब कुछ है ही नहीं, इट हैज़ टोटली कोलैप्स्ड। तो उसको रिस्टोर करना जरूरी है, उसको वापस लाना पड़ेगा, तभी पब्लिक का कुछ काम होगा। तो ये तो 3 चीज़ें हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि यहाँ रोड बहुत बन गया है, रोड का बहुत विकास हुआ है, नीतीश जी इसके लिए विकास पुरुष भी कहे जाते हैं। लेकिन आप सही देखिए, रोड बनने में बनते बनते अगर 1 साल लग गया रोड को, एक तरफ से टूटना भी शुरू हो जाता है, 2 साल 3 साल में रोड गायब हो जाता है। जबकि लोगों को या ठेकेदार को जो काम दिया जाता है, या गवर्नमेंट जब इसका ठेका तैयार करती है, इसका एस्टीमेट बनाती है, तो रोड का लाइफ होता है 25 साल से 30 साल। 25 साल से 30 साल के लिए रोड बनते हैं, लेकिन रोड साल में 2 साल में ख़त्म हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी ठेकेदार को मैंने देखा है कहते हुए, भैया मेरी 5 साल की गारंटी, हम रिपेयर करते रहेंगे 5 साल, आपको 5 साल से ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। लेकिन रोड 5 साल के नहीं बनता, 25 साल के लिए उसका एस्टीमेट बनता है कि 25 साल चलेगा रोड। तो ये जो भ्रष्टाचार का नीचे से ऊपर जो है अजीब माहौल बना हुआ है। एक चीज़ और आपने सुना होगा, प्राक्कलन घोटाला, एस्टीमेट घोटाला। यानी 100 रुपये का कोई सामान अगर बनेगा तो उसको 500 रुपये दिखाना है गवर्नमेंट को, ताकि 500 रुपये में 400 रुपये तो पहले ही अपने जगह को शेयर में ले लेते हैं। 100 रुपया में उसका ठेकेदार का भी है कि भैया उसको भी प्रॉफिट लेना है, तो वो सामान वो अपना लेता है। प्रॉफिट करते करते ये 100 का सामान, मतलब 500 का जो एस्टीमेट बना, उसमें 50 रुपये का या 60 रुपये का सामान बनता है। आप इस तरह से इसको जोड़िए, वैसे ऊपर शब्द में कहा है, लेकिन ये इसको तो ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। सर, आपने भ्रष्टाचार हटाने की, मिटाने की बात कही और बहुत अच्छी, आपकी ग्राउंड लेवल से ही आपको स्टार्ट करना है, ये सब आपने बताया हमें। तो आप हमें ये भी बताइए कि आप किस दल से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति जो है वो कैसा चुनाव लड़ रहा है, कैसा व्यक्ति आपके सामने वोट मांगने आ रहा है, ये पहली रिक्वायरमेंट है। दल सेकेंडरी है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दल से भी ज़्यादा दल के नेता कौन है उस पर वोट किया जा रहा है। मान लीजिए जैसे अभी चुनाव होने हैं तो लोग इस पर वोट नहीं मांगते हैं। कोई भी कैंडिडेट ये कहकर वोट नहीं मांगता है कि मैं ये काम करूँगा, मेरे को मौका दीजिए, मेरी ये क्षमता है या मेरी ये कमी है, मैं यहाँ दूर करूँगा। वो नहीं कहते। वो कहते हैं आपको, हमको फलना आदमी को मुख्यमंत्री बनाना है,
मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट मांगते हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मांगते हैं। तो ये बहुत गलत है, ये गलत है, क्योंकि आपका क्षेत्र का विधानसभा का मालिक विधायक होता है, और विधायक आप जैसा चुनेंगे वैसा ही आपका क्षेत्र का विकास होगा। आप दूसरे जगह की बात छोड़ दीजिए, बिहार में ही ले लीजिए, अब थोड़ा साउथ में चले जाइए, नालंदा में चले जाइए, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, वहाँ का रोड व्यवस्था, वहाँ का विकास आप देख लीजिए, और एक मधुबनी में आ जाइए। तो कहने का है कि जहाँ का जो विधायक जैसा सोच वाला होगा वहाँ का वैसा विकास होगा। मुख्यमंत्री जी सारा चीज़ नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री सारा चीज़ नहीं करेंगे, हमारा लोकल जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर नहीं करेंगे। हाँ, आप अगर सक्षम विधायक को चुनते हैं तो आपकी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, सदन में रख सकते हैं, पार्लियामेंट में रख सकते हैं, और अपनी समस्या जब रखेंगे तभी तो सुनवाई होगी। यहाँ तो हालत यह है कि लोग एक शब्द, हमने जितने सारे विधायक हुए अभी तक, दुर्भाग्य से किसी का मैं सदन में कोई स्टेटमेंट नहीं सुना हूँ अभी तक। हो सकता है मैं कम टीवी देखता हूँ, हो सकता है मैं, इसलिए मेरे को नहीं पता है, लेकिन कुछ तो दिखना चाहिए। तो आप अपने प्रतिनिधित्व को जब चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है जनता, इसमें जनता का बहुत बड़ा रोल है, क्षेत्र का कैसे विकास होगा। और ये यदि होगा, अगर विधायक चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो पहला चीज़ तो है सोच होना चाहिए विधायक में, और वो सोच वाला विधायक पब्लिक चुने। दूसरा शर्त ये है। उसके बाद अब देखिए विकास के लिए क्या है। अब बाबूबाड़ी क्षेत्र का लिए हमारे यहाँ 80 से 85% किसान हैं, किसानी पर निर्भर करते हैं। किसान की दुर्दशा है, आप देख लीजिए, किसान खेती करता है, अनाज उपजाता है, सब्जी उपजाता है, और जब उसको बेचने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सारा बीज खाद सारा चीज़ वो कर्ज से लेता है, उधार लेता है दुकान से, और उसको फसल बेच करके उसको चुकता करना होता है। जब उसको बेचने की बात आती है तो उसका कोई मालिक नहीं है। MSP सरकार ने कर दिया कि भाई 1450 या 1750 MSP है, लेकिन उस रेट पर कोई खरीदता नहीं है। क्यों नहीं खरीदता है? क्योंकि सरकार नहीं खरीदती। सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, फोर्स नहीं करती सरकार। फोर्स करेगी कैसे? फोर्स तो एक ही तरीका है कि भैया हम ये MSP हम तय किए हैं, आप हमारे यहाँ अनाज डालिए, आपको ये पैसा मिलेगा। ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। किसान को औने कोने में सब बेचना पड़ता है, तो किसान की हालत हो रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोऑपरेटिव सिस्टम, या ये कहते हैं कि कृषि बाजार सिस्टम जो पहले था उसको लागू करना पड़ेगा, ताकि किसान अपना चीज़ फिक्स दाम पर तक कम से कम बेचे। उससे ज़्यादा उसको मिलेगा तो कहीं और बेचे, लेकिन कम से कम उतना दाम तो उसको मिलेगा, कम से कम खर्चा तो वापस होगा, ताकि किसान कर्ज में नहीं पड़े। तो ये करना पड़ेगा। दूसरी है कि कच्चे फसल है, सब्जी है, सब्जी वगैरह बहुत दिन नहीं रखा जा सकता है, और सीजनल वेरिएशन इसमें बहुत प्राइस का होता है। आप देख लीजिए आलू प्याज का क्या हो जाता है रेट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये सारे स्टोर में दूसरे जगह जाते हैं, ले जाते हैं लोग, वहाँ स्टोर करते हैं, वहाँ से मांगा में बेचते हैं। ये अगर हमारे किसान के पास कोऑपरेटिव हुए में कोल्ड स्टोरेज हो, ये हमारा लक्ष्य है कि हम प्रत्येक ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज होगा। कोल्ड स्टोरेज होता है कि अब किसान द्वारा वो कौन होगा, किसी व्यक्ति का नहीं हो पाएंगे, अब किसान को ये बनवाएंगे कोऑपरेटिव द्वारा कि वो अपना सामान वहाँ सुरक्षित रख सके, ताकि वो अपना सुविधा से उसको बेचे, ताकि खरीदने वाले हैं उनको भी सही रेट पर सामान मिले, और जो जाने वाले हैं उनको भी नुकसान ना हो। एक फेयर प्राइस मैकेनिज्म बन जाएगा। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट। स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमारा ये है कि प्रत्येक ब्लॉक में ऐसा स्वास्थ्य सेंटर होगा कि उनको कहीं जिला तक जाने की जरूरत नहीं है। जिला तक खास ही बीमारी हुआ, जैसे कैंसर हुआ, उसका इलाज के लिए बहुत बड़ा फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए पटना जाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन बाकी जितने तकलीफ हैं, जितने बीमारियां हैं, उसका इलाज सब अपने क्षेत्र में ही हो जाएगा। तो ये हमारी प्राथमिकता है, और इस चीज़ को मैं अपने मैसेज में भी डाल रहा हूँ। और हमारे जो दल हैं, अब दल की बात लीजिए, दल बहुत सारे हैं, बहुत सारे दल हैं, लेकिन आप देख लीजिए कोई भी दल ऐसा नहीं है, मेरे को ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हम तो ये कहते हैं जितने लोग चुनाव में आ रहे हैं, जितने
प्रत्याशी चुनाव में आ रहे हैं, जनता का ये फर्ज है कि उनका बायोडाटा देखे। बायोडाटा का मतलब ये नहीं खाली उसका क्वालिफिकेशन देखे, ये नहीं कह रहा हूँ, उनका ये देखे जन्म कुंडली और सारे इलेक्शन कमीशन के साइट पर रिकॉर्डेड होता है कि उनके पास कितने अपराध का केस दर्ज है, कितने मर्डर का केस दर्ज है, उसको समझे, उसको देखे कि ये हमारे लायक है कि नहीं। ये बहुत जरूरी है। आप ये, और पहली एक पार्टी है, हम जिस पार्टी को ज्वाइन किए हैं, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, जो माननीय पप्पू जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक कंडीशन डाला है कि एक भी अपराधी बैकग्राउंड के लोगों को हम सिंबल नहीं देंगे, और ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने भी कहा है, कमिटमेंट किया है, और हम भी और पब्लिक भी देख सकती है कि ऑन रिकॉर्ड किसी भी अपराधी बैकग्राउंड के लोगों को सिंबल नहीं दिया गया है बिहार में। ये पहली पार्टी है, और इसमें कई दल मिले हुए हैं जो सब समाज से आते हैं, सभी समाज के लोग हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि ये जो आइडियोलॉजी है, अगर इस आइडियोलॉजी पर अगर काम हो तो विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा। दूसरी चीज़, सिर्फ पप्पू यादव की बात हम थोड़ा देर करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी बातें, भ्रांतियाँ फैली हुई है। आज के दिन बिहार ही नहीं, पूरे देश में पप्पू यादव जी एक सिंगल आदमी है जो कोई भी गरीब गुरबा, कोई भी किसी भी जाति का, किसी का धर्म, किसी भी धर्म का अपना दुख तकलीफ लेकर जाते हैं तो उनको वो हल करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा हो। अब जानते हैं एम्स में कितनी भीड़ भाड़ रहती है, दिल्ली के एम्स में कितनी भीड़ भाड़ रहती है। जितने भी दुख दर्द लेकर लोग जाते हैं, सबका वहाँ सुनवाई होती है, सबकी वो सुनते हैं और सबका कर रहे हैं। बाढ़ में, आप पटना की बाढ़ में आपने देखा, सब नेता, जितने मंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तक सब गायब थे, लेकिन वो जान पर खेल करके पब्लिक को करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर दिए, अपने संपत्ति को लुटा दिए पब्लिक की सेवा में। तो ये तो बिरले आदमी है, ये बिरला आदमी है इस देश में कह सकते हैं, जो सारा चीज उछावर करके ये पब्लिक सेवा कर रही है। तो ऐसे सेवा की जरूरत है इस समाज में। और बाकी जगह देखिए, दूसरे तरफ देखिए, बाकी लोग जो है, चाहे कोई दल है, चाहे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, चाहे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उनको देखिए आप जाकर के वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ शब्दों का बाण चला रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करके लोगों को ठग रहे हैं। तो ये तो मतलब पब्लिक को सोचना है कि सही आदमी कौन है, गलत आदमी कौन है। कई लोग उनके बैकग्राउंड को लेकर चलते हैं। हम सब साइंस वाले युग में हैं, ये तो साइंस साबित कर चुका है कि हमारा शरीर का एक भी सेल नहीं बचता है 10 साल में, सारा नया बनता है। यानी हम जो आज हैं 10 साल पहले वो नहीं थे। एकदम हमारे शरीर में सेल मर रहा है, चल रहा है, और नया सेल बन रहा है, और डेली हम नया लाइफ जी रहे हैं। तो जब हम नया लाइफ जी रहे हैं, तो आज क्या है हम, ये इम्पोर्टेंट है। कल क्या थे ये इम्पोर्टेंट नहीं, और कल क्या होंगे उस उम्मीद पर हमको चलना है आज के दिन। तो ये चीज़ हम थोड़ा खास करके कहना चाहेंगे उन लोगों को कि ये जो जन अधिकार पार्टी है, ये बहुत खास पार्टी है, और इसमें विश्वास पब्लिक को रखना चाहिए। और अगर सेवा होनी है तो इसी तरह के पार्टी से सेवा होगी, ऐसे पार्टी से नहीं होगी जो सिर्फ परिवारवाद पर चल रहे हैं। मैं राजा हो गया तो मेरा बेटा राजा होना चाहिए, मैं मुख्यमंत्री हो गया तो मेरा बेटा मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए, मैं एमएलए हो गया तो मेरा परिवार का लोग एमएलए हो। ये जो परिवारवाद, वंशवाद है, जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, वो सेवा क्या करेंगे, वो पब्लिक का सेवा क्या करेंगे। वो परिवार से बाहर जा ही नहीं सकते, उनकी सोच ही नहीं जाएगी। अरे भैया, तो हमारे धर्म ग्रंथ में कहा हुआ है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अरे हमारी तो दुनिया है ही परिवार है, हमारे लिए कोई पराया है, कोई अपना है, ऐसा नहीं है। हम तो अपने धर्मशास्त्र में भी कहा हुआ है
यहाँ पूरा दुनिया ही हमारा परिवार है। तो सिर्फ परिवार का मतलब हमारा बेटा पोता नहीं होता है, परिवार तो पूरी है, जनता परिवार का हिस्सा है, तो जनता के बारे में सोचना है। तो इस सोच वाले आदमी आज के दिन एकमात्र माननीय पप्पू यादव जी हैं, और इसीलिए मैं इनके जो क्रियाकलाप मैंने देखा है पिछले कई सालों में, तो मैं प्रभावित था, और प्रभावित था तो इसलिए मैंने इस दल से सोचा कि इस दल से मैं चुनाव लड़ूं। सर, अब आप हमें ये बताएं कि अगर आप जीत जाते हैं बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र से, तो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कार्यकाल में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? वंदना, हम तो सारा एक लिस्ट बना करके रखे हैं कि हमको क्या करना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो आम डेली जो हमारी पब्लिक झेल रही है जिस चीज़ को, वो है भ्रष्टाचार। क्योंकि भ्रष्टाचार वो ऐसी बीमारी है जो सारे बीमारी से बढ़ के है। तो सबसे पहला काम होगा कि भ्रष्टाचार को हम दूर करें, ताकि लोगों का जो डे टू डे काम है वो काम चलने लगे। अभी साधारण चीज़ भी नहीं हो रही है, पेपर वर्क नहीं हो रहा है, लोगों का दौड़ भाग हो रहा है, तो भ्रष्टाचार सबसे पहले दूर करना पड़ेगा। और नेक्स्ट होगा लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि जब तक ये दो चीज़ नहीं होगी तब तक माहौल नहीं बनेगा हमारा आगे विकास का। तो और उसके बाद विकास की जो एक शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर काम होगा, लेकिन सबसे पहला काम रहेगा भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, और भ्रष्टाचार के बाद लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा भी हुआ है। इसको जब तक ये नहीं होगी, पब्लिक में कंफर्ट आ जाएगी, पब्लिक में कंफर्ट आ जाएगी, काम शुरू होगा, विकास का काम होगा, और अपने आप गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो यही मेरा है। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ जानना चाहते हैं, बाकी तो हमारा एजेंडा बहुत लंबा है, और ये एजेंडा में एक चीज़ और मैं लास्ट में कह दूँ कि 30 साल तक लोगों ने शासन किया है, जिस कारण से किया हो, जिस आधार पर किया हो, हमारा मानना है कि अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे सोच की सरकार बनती है, तो 3 साल में हम ये सारा चीज़ कंप्लीट कर देंगे। अगर 3 साल में हम लोग नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट किया है कि 3 साल में अगर हम ये सब काम नहीं कर पाए, तो हम लोग सरकार से बाहर चले जाएंगे, हम छोड़ देंगे दूसरे को संभालने के लिए। तो ये हमारा प्रतिज्ञा है, ये कोई हमने ये नहीं रखा है प्रॉम्प्ट, मतलब क्या कहते हैं, एजेंडा, सिंपल एजेंडा नहीं है ये। हमने कोर्ट में एफिडेविट के द्वारा सर्टिफाई करके हमने दिया है कि हम 3 साल, आपने 30 साल दिया लोगों को, हमको 3 साल दीजिए, और 3 साल में हम ये सब काम करेंगे। तो ये हमारा मकसद है, और हम समझते हैं कि हमारी पब्लिक इस बात को समझेगी, और इस बात को समझेगी, हमें मौका मिलेगा, ये हमको लगता है ऐसा, तो आगे काम होगा। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में इंजीनियर राजकुमार सिंह, और उनका कहना है कि जैसे लोग, आपने दूसरी पार्टी को 30 साल दिए, हमें सिर्फ 3 साल दिए। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए।